हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का फोर्थ वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस एट्सेट्रा। इसको हम दो फेजेस में करेंगे, दो केसेस में। पहला केस जब इनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है, या जब इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया होता, ठीक है जी। तो पहले हम करेंगे इसमें ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है। इसकी एंट्री मैं अभी आपको बता देता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा कि ऐसी एंट्री क्यों है, ठीक है, ताकि आपको खुद पता चल जाए और रट्टा ना मारना पड़े, है ना। तो देखो, रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व्स कोई भी हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ये प्रॉफिट्स होते हैं, अभी मैं समझाऊंगा कैसे प्रॉफिट्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो जितना वो फ्री है, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो भी बनाऊंगा डेडिकेटेड, ठीक है। तो ये जितने रिजर्व्स आपके पड़े हुए हैं, इसको हम पार्टनर्स के बीच में बांट रहे हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ऐसा हम क्यों करते हैं अभी हम समझेंगे, ठीक है। और दूसरी एंट्री है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें हम पार्टनर्स को डेबिट कर रहे हैं, उनकी कैपिटल कम कर रहे हैं, और ये जो एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इनको हम क्रेडिट कर रहे हैं। ऐसा भी क्यों, ये हम समझते हैं पहले, ठीक है जी। तो देखो बेटा, आपकी बैलेंस शीट में रिजर्व्स पड़े हुए हैं, ठीक है जी। सपोज 60,000 के। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस पड़ा हुआ है सपोज 40,000 का। ये इस नाम से भी हो सकता है, P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से भी हो सकता है। अब आप ये समझो, और रेशो हो रही है चेंज, ठीक है। A/B/C की रेशो थी 5:3:2, और अब रेशो जो चेंज हो रही है वो हो रही है 4:5:1, ठीक है जी। अब रिजर्व्स बेटा यहाँ पर कैसे पहुँचते हैं, हमने फंडामेंटल चैप्टर करा था, हमने वहाँ देखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप बनाते हो, ठीक है, यहाँ पर आपके पास प्रॉफिट्स आते हैं। कहाँ से आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। आप कुछ एप्रोप्रिएशंस करते हो, IOC दे देते हो, है ना, सैलरी या कमीशन दे देते हो। उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि चलो कुछ पैसा हम रिजर्व में डाल देते हैं, ठीक है, और तब आपकी रेशो थी 5:3:2, और बचे हुए प्रॉफिट्स आपने बांट लिए टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू। तो सपोज करो 1 लाख के आपके प्रॉफिट्स थे, 10,000 का IOC था, 20,000 की आपकी सैलरी या कमीशन थी, ठीक है। अगर आप रिजर्व ना बनाते तो 70,000 के प्रॉफिट्स आप पार्टनर्स आपस में बांटते या नहीं बांटते, बताओ, है ना। A, B, C आपस में क्या बांटते? 70,000। किस रेशो में बांटते? 5:3:2 में। आपने क्या डिसाइड करा, हम 20,000 के ना रिजर्व बना लेते हैं। तो बेटा प्रॉफिट्स कितने बांटे आपने? 50,000 बांटे। तो इसका मतलब इस रिजर्व में भी आपका हिस्सा कितना गया? 5:3:2 में गया है, नहीं गया? क्योंकि अगर आप रिजर्व ना बनाते, आपने प्रॉफिट्स बांट लेने थे ना 70 के 5:3:2 में। रिजर्व बनाने की वजह से आपने 50,000 के प्रॉफिट्स बांटे 5:3:2 में। तो रिजर्व में आपका कंट्रीब्यूशन कितना गया? A का 5/10 गया, B का 3/10 गया, और C का 2/10 गया। तो ऐसे ही आपने कई सालों में कर करके अपना सेक्रीफाइस करा होगा प्रॉफिट्स का, तो जाकर रिजर्व में बैलेंस नजर आ रहा है 60,000 रुपया, ठीक है जी। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्रेडिट बैलेंस होता है जो लायबिलिटी साइड पर नजर आता है, ठीक है। इसका मतलब है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये क्रेडिट बैलेंस है। ये वो प्रॉफिट्स हैं जो आपके बीच में बटे नहीं हैं। कैसे? सपोज यही अकाउंट में ले लूं, अब 50,000 के प्रॉफिट आपने बांट देने थे ना। अगर आप नहीं बांटोगे तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? जब बांट देते हो आप ABC में बढ़ जाते हैं, जब आप नहीं बांटोगे अगर, तो आप क्या लिखोगे? टू बैलेंस CD। बेटा जब आपने बांट दिया तो अकाउंट हो गया क्लोज, पर जब नहीं बांटा इस अकाउंट में बैलेंस रह गया। क्रेडिट माइनस डेबिट, बैलेंस इधर आ रहा है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब। तो ये जाता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर। ये मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखा रहा हूँ, ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी बैलेंस आ सकता है। तो मैंने आपको बताया भी, यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से भी मिल सकता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से मिल सकता है। तो समझना पड़ेगा आपको कि अगर यहाँ पर मिल रहा है लायबिलिटी साइड पर, ये क्रेडिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है समझो, बच्चों को दिक्कत होती है इसमें बहुत। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है
व्हेन क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, तभी तो बैलेंस इधर बच रहा है, और इधर बचता है तो आपको पता ही है प्रॉफिट होता है। तो बांट दिया तो चला जाएगा एबीसी की कैपिटल में, पर नहीं बांटा तो अकाउंट खुला रह गया, और खुला रहेगा तो बेटा बैलेंस शीट में तो जाएगा ही जाएगा। तो इधर अगर पहुंच रहा है तो ये क्रेडिट बैलेंस है ना, ये भी लाइबिलिटी है ना ऑफ द फर्म टुवर्ड्स द पार्टनर्स, पार्टनर्स को देना है ना ये प्रॉफिट फर्म ने, है ना। तो अगर बढ़ भी जाता तो कैपिटल भी तो इधर होती है लाइबिलिटी साइड पर, कैपिटल बढ़ जाती, नहीं बढ़ा तो इन अकाउंट्स में रुका हुआ है ना। रिजर्व भी बढ़ जाता तो कैपिटल के अंदर होता, नहीं बढ़ा तो बेटा इसी साइड तो रहेगा वो, है ना। और रिजर्व देखो क्रेडिट करते हो क्रेडिट बैलेंस है, तो लाइबिलिटी साइड पर जो होते हैं वो क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, ठीक है जी। तो अब आप देखो बांटते तो 5:3:2 में बांटते ना, तो नहीं बांटा तो आज इस पूरे 1 लाख में ए बी सी का हिस्सा 5:3:2 में होगा या नहीं होगा, है ना। ये तो ए का हिस्सा इस पूरे 1 लाख की बात कर लेते हैं, ए का हिस्सा इस पूरे 1 लाख में कितना होगा आज 50,000, बी का कितना होगा 30,000, सी का कितना होगा 20,000, ठीक है। और आप रेशो चेंज कर रहे हो, अगर रेशो मैं चेंज कर दूं और इस रिजर्व्स का मैं कुछ भी ना करूं तो आगे जाके ए का हिस्सा किसमें कितना हो जाएगा, इसमें 40,000, बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 50,000, और सी का कितना रह जाएगा 10,000। अब बताओ जाती है या नहीं है किसके साथ, ए का शेयर इसमें कम हो रहा है कितना 10,000, बी का बढ़ रहा है और सी का भी कम हो रहा है। अभी मैंने प्रूव कर दिया आपको कि ए बी और सी ने इतना इतना ही डाला है इसमें, ए का 50,000 है इसमें मिला के, बी का 30,000 है और सी का 20,000 है, और रेशियो अगर चेंज हो गई और मैंने इसका कुछ ना करा तो ए का हिस्सा कम हो जाएगा। तो बेटा अगर कुछ ना बताया हो, बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है भाई, जिसने जितना जितना डाला हुआ है उनको दे दो वापस और रिजर्व को खत्म कर दो, है ना। तो क्या एंट्री बनेगी, तो किस रेशियो में बटेगा फिर, ये ओल्ड रेशियो में बटेगा या नहीं बटेगा बताओ। तो क्या एंट्री बनेगी, रिजर्व्स का देखो क्रेडिट बैलेंस है ना, तो रिजर्व सब खत्म होंगे तो वो खुद क्या होंगे डेबिट होंगे, और बटने से ए बी और सी की कैपिटल बढ़ रही है, और कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है क्रेडिट। वैसे भी देखो पहले भी अगर बटे होते तो कैपिटल उनकी पहले ही बढ़ चुकी होती, पहले भी तो क्रेडिट हुई होती है ना कैपिटल। यहां बांटते तो क्या एंट्री मारते, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल टू सी's कैपिटल, तब भी बटे होते तो कैपिटल बड़ी होती है और क्रेडिट हुई होती, तब नहीं बांटे, अब बांट दो क्योंकि रेशो चेंज हो रही है। अगर आप नहीं बांटोगे तो ए और सी नुकसान में आ जाएंगे और बी जो है वो फायदे में आ जाएगा, है ना। तो बटेंगे तो क्या होगा ए बी और सी। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है ना ये, तो ये जब खत्म होगा खुद तो खुद क्या होगा, ये डेबिट होगा ना खुद, तो ये है ना, तो खुद तो ये हो जाएगा डेबिट क्योंकि ये अकाउंट करना हमने क्लोज होगा तो डेबिट होगा, ठीक है जी। तो रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, है ना। तो इसलिए एंट्री का ही ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा, उसका जितना फ्री पोर्शन होगा वो भी डेबिट होगा और ए बी सी क्रेडिट होंगे। और इसके ऊपर तो मैं आपको बहुत सारी और सिचुएशन से बताऊंगा। तो बेसिक ट्रीटमेंट क्या हो गया, रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दो, ये क्रेडिट बैलेंस है। फिर मैं बता रहा हूँ जो लायबिलिटी साइड पर है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। इनको कर दो डेबिट और पार्टनर्स को कर दो क्रेडिट। इस चैप्टर में जैसे मैंने पहले बताया था, इस चैप्टर में ऑल लिखने से भी काम चलेगा, पर अगर आप ओल्ड लिखोगे ना आपको हर चैप्टर में सही इसका यूज मिलेगा, क्योंकि हर चैप्टर में एक ही ट्रीटमेंट है इसका, रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। मैं सेम एंट्री लिखवाऊंगा अगले चैप्टर में बिल्कुल सेम। और क्या लिखवाऊंगा, ओल्ड पार्टनर्स। क्यों ओल्ड पार्टनर्स, एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। सपोज ये 3 पार्टनर है और डी आ रहा है, तो इन तीनों ने ही हिस्सा डाला होगा ना। अगर आपकी बैलेंस शीट में रिजर्व्स और पीएनएल दिख रहे हैं, इसका मतलब ये प्रॉफिट्स बटे नहीं, बटे होते तो किसमें बटे होते, ए बी सी में। रिजर्व किसने क्रिएट करे, किसने कंट्रीब्यूशन करा इसमें, ए बी सी ने। तो डी अगर आएगा और उस टाइम पर अगर आप रिजर्व्स नहीं बांटोगे तो न्यू बैलेंस शीट में अगर रिजर्व्स आ गए तो कल को जब वो बटेंगे तो डी का भी तो हिस्सा हो जाएगा उसमें। क्या आप देना चाहोगे उसको, क्या डी ने 1 रुपया भी डाला है इसमें, नहीं डाला, तो एडमिशन वाले चैप्टर में भी क्या ट्रीटमेंट हो जाएगा, रिजर्व्स डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। डी को नहीं मिलेगा उसमें कुछ भी। रिटायरमेंट का सोचो, अब बी ने डाला हुआ ना इसमें 30,000 रुपया, इसमें देखा जाए तो, और बी अगर जा रहा होगा तो बी का अपना हिस्सा नहीं लेके जाएगा, तो बी कहेगा भाई तीनों बांट लेते खत्म करते हैं,
है ना। अगर नहीं लेके जाएगा तो कल से ए और सी का हिस्सा हो जाएगा उसमें पूरा, तो वहां पर भी क्या ट्रीटमेंट बनेगा, रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, है ना। समझ में आई बात। तो इसलिए एंट्री क्या है, रिजर्व्स डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, आईएफआर डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है बेटा। अब इसी का उल्टा है, अगर आपको बैलेंस शीट में दिख रहा हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कहां पर, एसेट्स में, बेटा ये वो लॉसेज हैं जो बांटे नहीं आपने पहले, तो ये डेबिट बैलेंस है ना। बांटे होते तो यहां पे नजर ना आ रहा होता और आपकी कैपिटल्स कम हो गई होती। अब नहीं बांटे तो अकाउंट खुला रह गया, तो डेबिट बैलेंस तो एसेट्स में ही जाएगा ना, है ना। तो ये फिक्टिशियस एसेट होता है। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो एसेट साइड पे नजर तो आ रहे होते पर, है ना, एसेट्स वाला वो रोल नहीं प्ले कर रहे होते। ये वो लॉसेस या वो खर्चे हैं जो भी आपने राइट ऑफ नहीं करे। तो डेबिट बैलेंस लॉस कैसे होता है, तो सपोज करो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है आपका, तो यहां पर आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो था 30,000, पर खर्चे थे आपके 70,000 के यहां पर, तो लॉस आ रहा है यहां पर 40,000 का। ठीक है जी। तो अगर मैं लॉस बांट दूं क्या आ जाएगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल एंड सीस कैपिटल, तो ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा और उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एंट्री क्या बन रही है, ए बी सी डेबिट टू पी एन एल। पर अगर आप इसको बांटो ना तो क्या करोगे आप, बाय बैलेंस शीट ही कर लोगे उसको आप। अब देखो ये डेबिट बैलेंस कैसे है, डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड से, है ना। डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड से, तो बैलेंस इधर निकल कर आएगा। क्रेडिट साइड बड़ी होगी डेबिट साइड से, तो बैलेंस इधर निकल कर आएगा, वो प्रॉफिट है। तो आपने बांटा नहीं तो अकाउंट खुला रहेगा ना, और डेबिट बैलेंस से तो कहां जाएगा, ये एसेट्स में। तो आज इसमें ए का हिस्सा कितना है ना। अगर मैं बात करूं यहां पर ए बी और सी की, तो ए का हिस्सा इसमें कितना है आज 25,000, बी का कितना है 15,000, सी का कितना है 10,000। क्योंकि अगर ये लॉस बटा होता तो ए ने कितने का डेबिट खाया होता, 25 का, बी ने 15 का और सी ने 10 का। अगर आप रेशो चेंज कर दो तो ए का हिस्सा कितना आ जाएगा इसमें 20,000, है ना, और बी का हिस्सा कितना आ जाएगा इसमें 25,000, और सी का हिस्सा कितना आ जाएगा इसमें 5,000। 4:5:1 है ना। अब देखो ए का लॉस में हिस्सा था 25,000, बी का था 15, अब ए का आगे जाके लॉस में हिस्सा कितना हो रहा है 20, बी का लॉस में हिस्सा बढ़ गया, क्योंकि जिसका शेयर बढ़ रहा है उसका लॉस में भी तो शेयर बढ़ जाएगा। अब बी कहेगा बॉस पुराने लॉसेज हैं, पुरानी रेशो में खत्म करो, आज रेशो चेंज करते हैं, आगे से जो कुछ नया होगा वो नए में करेंगे, पर पुराने लॉस को तो पुरानी रेशो में खत्म करो ना, और होना भी यही चाहिए। तो अब क्या होगा, लॉस बटेगा, इसका क्या बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है ना। जब ये बटेगा ये खुद तो होगा बेचारा क्रेडिट, है ना, और पार्टनर्स क्या हो जाएंगे डेबिट, उनकी कैपिटल कम होगी ना, किस रेशो में, हमेशा ओल्ड पीएसआर में। एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आपकी बैलेंस शीट में लॉस पड़ा हुआ है ना, आप 3 पार्टनर हो, आपकी बैलेंस शीट में लॉस पड़ा हुआ है, डी आना चाहता है आपकी फर्म में, आपने कहा भाई तू आ जा। अगर वो आ गया और आपने बैलेंस शीट से लॉस ना हटाया, अब डी के आने के बाद जो बैलेंस शीट बन गई उसमें तो लॉस अपीयर हो जाएगा फिर, और कल को जब वो लॉस खत्म करोगे आप उसमें तो डी भी भागीदार हो जाएगा। डी कहेगा रुको जी मैं आता हूँ थोड़ी देर में चक्कर मार के, तब तक आप क्या करो, इस लॉस को आपस में बांट लो, है ना। तो तब किस में बटेगा, ओल्ड पार्टनर से बटेगा, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो क्या एंट्री आएगी, ये एंट्री आएगी नहीं आएगी। तो एडमिशन हो, चेंज इन पीएसआर हो या रिटायरमेंट हो, यही एंट्री है। रिटायरमेंट में सपोज बी जाना चाह रहा है, फर्म में लॉस पड़ा हुआ है जो आपने पहले बांटा नहीं, बांटा होता तो बी के हिस्से में तो लॉस आया होता। बी कह रहा है मैं जा रहा हूँ बाहर, मैं रिटायर होना चाहता हूँ। हमने कहा भाई तो रुक जा, पहले भी रुक जा, ये पहले लॉस तो बटेगा और उसमें तेरे को भी हम भागीदार बनाएंगे। तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो इसलिए लॉस की भी क्या एंट्री आ गई। अब ओल्ड पार्टनर्स लिखो तो हर चैप्टर में चलेगी, और इस चैप्टर में ऑल लिखोगे तो चलेगा आपका काम। तो ओल्ड या ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, है ना। करंट वर्ड तो हर चैप्टर में लिखना पड़ रहा है ना हमें। तो करंट कब आएगा, यहां पे पहले स्टार लगा के वो लिख देते हैं, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, है ना। तो एंट्री क्या बनी,
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल है करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि बेटा लॉस है, लॉस बढ़ रहा है तो पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी, कम होगी तो क्या होगी, डेबिट। पढ़ा था ना 11th में कि कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है और घटती है तो डेबिट होती है। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल है करंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, डेबिट बैलेंस है, खत्म होगा खुद तो क्रेडिट होगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहां पर आपको बेटा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से भी मिल सकता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी मिल सकता है ना। तो ये भी वही पुराने खर्चे हैं जो आपने अभी तक डेबिट नहीं करे अपने पीएनएल में। डेबिट करे होते तो पार्टनर्स की कैपिटल पहले ही कम हो गई होती। तो अब जब रेशो चेंज होगी तो पुराना सारा पाप तो खत्म करना पड़ेगा ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो वो भी क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी। समझे बात। तो रिजर्व्स ये फायदे हैं पुराने पड़े हुए, पटेंगे ओल्ड रेशो में हमेशा क्या होगा, देखो ओल्ड पीएसआर, ओल्ड पीएसआर ये बटेंगे। रिजर्व्स का क्रेडिट बैलेंस होता है तो खुद ही हो जाएंगे डेबिट। ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है, खुद हो जाएगा डेबिट। ये रिजर्व्स भी डेबिट हो जाएंगे और पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि बढ़ रही है ना। और यहां पर ये पुराने लॉसेस खत्म कर रहे हो आप पुरानी रेशो में, तो वो तो हो जाएंगे क्रेडिट और पार्टनर्स की कैपिटल हो जाएगी डेबिट। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। तो इससे रिलेटेड मैं पहले आपको इलस्ट्रेशन दिखाता हूँ, फिर क्वेश्चंस करते हैं एक आधे, फिर अगले भी एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब रिजर्व्स वगैरह हो हमारे पास पुराने पड़े हुए पर पार्टनर डिसाइड करें कि इसको बांटना नहीं है हमने, तो क्या ट्रीटमेंट होगा, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रीटमेंट है। ठीक है जी, तो पहले इसकी एक आधा इलस्ट्रेशन दिखाता हूँ आपको, एक आधा क्वेश्चन करते हैं, फिर उस पर आते हैं। ठीक है बेटा, तो इलस्ट्रेशन 9 देखते हैं बेटा जरा। कह रहे हैं हरदीप एंड संदीप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 4:1। ये इनकी ओल्ड रेशो है। ठीक है जी, दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। ठीक है जी, देयर बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2020 शोज द बैलेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ऑफ 20,000। ठीक है ना। अब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कहाँ पे अपीयर होता है, एसेट साइड पर। देखा जाए तो ये नेगेटिव आइटम है, ये पुराना खर्चा है जो खत्म हो जाना चाहिए था, पर जब रेशो चेंज हो रही है अब तो खत्म होगा। और मैंने आपको बताया यहाँ पर कुछ नहीं बताया हो, रिजर्व्स पड़े हो और ये जो क्यूमुलेटेड लॉसेस का हमने ट्रीटमेंट समझा, कुछ नहीं बताया होता तो बांटना है ना। अब ये नेगेटिव आइटम है, ये बढ़ेगी तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, और ये डेबिट बैलेंस है ना। ये वो खर्चा है जो आपने अभी तक खत्म नहीं करा, तो ये खत्म होगा तो ये खुद तो होगा क्रेडिट, और पार्टनर्स की कैपिटल कम हो रही है तो वो होगी डेबिट। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। देखो ओल्ड रेशो क्या 4:1, 4:1 में चला गया 16,000 और 4,000। ठीक है बेटा, इलस्ट्रेशन 10 भी दिखाता हूँ मैं आपको। X and Y are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. They decide to share future profits equally. On the date of change in the profit sharing ratio, profit and loss account showed a debit balance. Profit and loss account showed a debit balance. बेटा बच्चों को दिक्कत रहती है इसमें जो ध्यान से नहीं समझते। डेबिट बैलेंस मैंने आपको भी बताया, डेबिट बैलेंस का मतलब वो लॉसेस जो आपने अभी तक बांटे नहीं है। ये कहाँ मिलेगा आपको, बैलेंस शीट में। ये मिलेगा बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड पर। ठीक है जी, ये फिक्टिशियस एसेट है, ये वो लॉस है, ये ऐसा एसेट नहीं जिसने हमें फ्यूचर में बेनिफिट देना है। तो फिक्टिशियस एसेट वही होते हैं जो एसेट साइड पर अपीयर तो होते हैं पर हमें वो एसेट वाला बेनिफिट नहीं देते। ठीक है जी, तो 5 जनरल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली बिफोर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो लॉस का डेबिट बैलेंस है, ये खुद क्या होगा, क्रेडिट, और जाते जाते पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर जाएगा, ये कम कर जाएगा, तो क्या होंगी वो डेबिट होगी। तो एंट्री क्या होगी, एक्स की कैपिटल डेबिट, वाई की कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये डेबिट बैलेंस है। किस रेशो में बट रहा है, देखो आप ओल्ड रेशो में। न्यू रेशो तो क्या थी, इक्वल थी, है ना। तो बट गया है किस रेशो में, इनकी ओल्ड पीएसआर में। आ रही बेटा बात समझ। ठीक है जी, अब इलस्ट्रेशन 11 भी देखते हैं जरा। कह रहे हैं एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 5:3:2। They decide to share future profits and losses in the ratio of 2:3:5. ये न्यू रेशो आ गई इनकी with effect from 1 April 2020. Following is the extract of their balance sheet as of 31 March 2020. ये एक्सट्रैक्ट का मतलब ये बेटा कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है। कई बार बच्चे कहते हैं सर टोटल तो मैच नहीं कर रहा। बेटा दिस इज रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट, जितनी इन्फॉर्मेशन जरूरी थी इस क्वेश्चन के हिसाब से बस वही दिया इन्होंने हमें। अब इधर लाइबिलिटी साइड पर ये रिजर्व्स हैं, ये पॉजिटिव आइटम्स है ना, ये लाइबिलिटी पे दिख रही हैं, पर पार्टनर्स के लिए तो पॉजिटिव आइटम है ना, फर्म के लिए लाइबिलिटी है। तो जर्नलिज्म में आपका 75,000 रुपये पड़ा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 37,500 पड़ा हुआ है। ये कौन सा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है,
ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, ठीक है जी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 12,500 पड़ा हुआ है। इसके स्पेशल केसेस हैं वो मैं करवाऊंगा, ये तो सिंपल केस है क्योंकि कुछ और बताया नहीं हुआ। तो बटेगा पार्टनर्स के बीच में, है ना, किस रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में। तो तीनों को इकट्ठा डेबिट कर दिया हमने। मैंने बताया ना कुछ ना बताया हो तो बांटना है। आगे जाके हम केस करेंगे जहां वो कहेगा जी बांटना नहीं है, तब डिफरेंट ट्रीटमेंट है। पर कुछ नहीं बताया तो यही ट्रीटमेंट है सारे चैप्टर्स में, है ना। इनको डेबिट कर दो, एक्स वाई जेड को क्रेडिट कर दो। हमेशा किस रेशो में, कसम खा लो, ओल्ड पीएसआर में, ठीक है जी। ओल्ड पीएसआर में बांट दिया आपने। इसका जो भी टोटल बन रहा था इसको 5:3:2 में बांट दिया। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी अपीयर हो रहा है एसेट साइड पर। अब ये तो नेगेटिव आइटम है, ये बटेगा। पहले बटा होता तो पहले इसने पार्टनर्स की कैपिटल कम कर दी होती, पर अब रेशो चेंज हो रही है तो बांटना ही पड़ेगा ना इसको। पर किस रेशो में बटेगा, ये भी ओल्ड रेशो में। और बटेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी ना बेटा, कम होगी तो क्या होगी, डेबिट। तो एक्स वाई जेड डेबिट, ये डेबिट बैलेंस है इसका, ये खुद खत्म हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट। किस रेशो में, 5:3:2 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आ रही है बेटा बात समझ, है ना। अब इसके ऊपर ना एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको, ठीक है जी। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट ही सिंपल है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं बेटा पहले, है। कह रहे हैं एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 with effect from 1st April 2020 they decided to share future profits equally। old ratio क्या है, 3:2। new ratio क्या है, equally। on the date of change in profit sharing ratio the profit and loss account showed a credit balance। अब वीडियो को पॉज करो और सोचो जरा, ये क्रेडिट बैलेंस बेटा प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं, सोच लिया आपने। तो ये जो क्रेडिट बैलेंस है ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, है ना, जो बटने चाहिए थे पर आपने तब बांटे नहीं थे, तो अब बट जाएंगे। ये किस रेशो में बटेंगे, ओल्ड रेशो में। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है ना। तो बस बेटा एंट्री मारनी है सिंपली, है ना। तो मैं एंट्री मारता हूँ, फॉर्मेट बनाते हैं जनरल का, फिर एंट्री मारते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 जनरल। तो बेटे फॉर्मेट बन गया हमारा, मारते हैं एंट्री, ठीक है। तो डेट क्या है, 1 अप्रैल 2020 अप्रैल 1। मैंने बताया ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं और ये क्रेडिट बैलेंस है, तो ये बटेगा तो खुद तो होगा ये डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और जाते जाते ये पार्टनर्स की कैपिटल क्या कर देगा, बढ़ा देगा टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट और टू वाइस कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना जी। कितना अमाउंट है, 1.5 लाख। 1.5 लाख को बांटना आपने 3:2 में, है ना। 1.5 लाख को 5 से डिवाइड करो, 30,000। 30 दिया 90 और 30 दूनी 60, ठीक है बेटा। नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड in old PSR on change in profit sharing ratio। खत्म बेटा क्वेश्चन, इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो वो भी पढ़वाता हूँ मैं आपको क्वेश्चन पहले। तो कह रहा है जी A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:1। They decided to share future profits in the ratio of 3:2। तो ओल्ड रेशो क्या है, 4:1। आगे रेशो क्या करने वाले, 3:2 with effect from 1 April 2020। On that day profit and loss account showed a debit balance। अब डेबिट बैलेंस है मतलब दिस इज accumulated loss ऑफ 1 लाख। 1 लाख रुपए के लॉसेस पड़े हुए थे इनकी बैलेंस शीट में, जो इन्होंने पहले हिम्मत नहीं करी राइट ऑफ करने की। अब बेटा रेशो चेंज हो रही है, अब तो राइट ऑफ करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। तो क्या एंट्री बन जाएगी इसकी, चलो करते हैं, पहले फॉर्मेट बनाते हैं फिर करते हैं एंट्री, है ना। ठीक है बेटा, फॉर्मेट बन गया है। अब ये एक्यूमुलेटेड लॉस है, ठीक है। पहले तो डेट डालते हैं, क्या डेट है, 2020 अप्रैल 1, ठीक है जी। डेबिट बैलेंस से बेटा खुद तो होगा क्रेडिट, और पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट। कम हो जाएगी ना पार्टनर्स की कैपिटल, एस कैपिटल
अकाउंट डेबिट 20 कैपिटल, अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा फंडे क्लियर करोगे ना तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, रट्टे मत मारो इसके। डेबिट बैलेंस था, लॉस था, तो ये डेबिट बैलेंस खत्म होगा तो खुद तो होगा क्रेडिट, और लॉस बटेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल तो कम ही होगी ना, कम होगी तो क्या होगी, डेबिट होगी। कितने का है, 1 लाख का। ओल्ड रेशो क्या है, 4:1, तो 80,000 और 20,000। नरेशन आ जाएगी, बीइंग डेबिट बैलेंस, आप छोटा कर सकते हो इसको जूट के हिसाब से, बीइंग डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड in old PSR at the time of change in profit sharing ratio। ठीक है जी, खत्म हो गया ये। तो अब एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं बेटा। इसमें एक पिछला कॉन्सेप्ट भी आएगा जो हमने पहले करा हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं घबराने वाली। ठीक है जी, और ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है, CBSE 2019 बोर्ड के पेपर में आया बेटा। ठीक है जी, पिछले साल। तो कह रहा है मीता, गोपाल एंड फरहान वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है, ऑन 31st March 2018 they decided to change the profit sharing ratio to 5:3:2। On this date the balance sheet showed deferred advertisement expenditure of 30,000, ये नेगेटिव आइटम है, लॉस वाली आइटम है, एंड कॉन्टीजेंसी रिजर्व ऑफ 9,000, ये पॉजिटिव आइटम है। ये बटेगा तो कैपिटल बढ़ेगी, ये बटेगा तो कैपिटल कम होगी। गुडविल वाज वैल्यूड एट 4,80,000, ये कौन सी गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल है या प्रेजेंट गुडविल है, वैल्यूड एट, ये प्रेजेंट गुडविल है, आज गुडविल की ये वैल्यू है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन इट्स रिकंसिडरेशन। ठीक है बेटा, 3 एंट्री आनी है, और प्रेजेंट गुडविल का आपको ट्रीटमेंट पता है क्या होगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, है ना, करा हुआ है ना हमने बहुत डिटेल में। तो इसके लिए मुझे सैक्रिफाइस और गेन भी निकालना पड़ेगा पार्टनर्स का। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। पहले 3 एंट्री की जगह छोड़ के ना बेटा वर्किंग नोट्स में पहले सैक्रिफाइस और गेन निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या है, कौन है पार्टनर्स, एक्स और वाई। ओल्ड रेशो क्या है, एक्स और वाई नहीं है बेटा, वो तो क्वेश्चन 17 में है। पार्टनर्स हैं मीता, गोपाल और फरहान। ओल्ड रेशो है 3:2:1 और न्यू रेशो है 5:3:2। ठीक है बेटा, ओल्ड न्यू। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर रहे हैं हम यहाँ पे, उसके लिए बना रहे हैं। बाकी 2 एंट्री के लिए तो हमें जरूरत नहीं है ना वर्किंग की। तो पहले मैं निकालूंगा एम का सेक्रीफाइस। ठीक है जी, 3/6 माइनस 5/10। ठीक है जी, एलसीएम 60 ले लेते हैं सीधा, 60, 10 3 30, 6 5 30, 0 आ गया। 0 बेटा क्यों आ रहा है, 3/6 भी क्या होता है, हाफ, और 5/10 भी क्या होता है, हाफ। ठीक है जी, तो m का तो वो आ गया, 0 आ गया। अब g का सेक्रीफाइस, अब इसमें एक का सेक्रीफाइस आएगा, एक का गेन आएगा, और दोनों का एक, जितना एक का सेक्रीफाइस आएगा दूसरा उतने का गेन आएगा। 2/6 माइनस 3/10। ठीक है जी, अगेन 60, 10 2 20, 6 3 18, 2/60 आ गया। पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब सेक्रीफाइस है। ठीक है ना, पता नहीं ये बात आपको। अब आते हैं जी एफ का सेक्रीफाइस। अब बेटा पहले मैंने आपको बताया था ना, अब एक्सपीरियंस के साथ हमें पता चल जाना चाहिए कि एफ का गेन ही आएगा और इतना ही गेन आना चाहिए 2/60। तो 1/6 माइनस 2/10, 60, 10, 6 2 12, लो आ गया ना। ठीक है जी, और मैंने क्या बताया था आपको, टाइम बचाने के लिए यहीं पर इसको गुडविल के अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो। कितनी गुडविल है, 4,80,000 की, और यहाँ पर लिख दो 4,80,000। ठीक है जी, 6 8 तो कितना हो गया, 16,000 हो गया ये। ठीक है जी, 6 8 48, 16,000 नेगेटिव आ गया। इसका आ गया गेन, ये है सेक्रीफाइस क्या एंट्री बन गई, एफ डेबिट टू जी। ठीक है ना, ठीक है बेटा। तो अब जरा जनरल का फॉर्मेट बनाता हूँ।
जगह लिमिटेड ही है, तीनों एंटर को यहीं पर फिट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, मीता ओल्ड रेशियो दी हुई है और न्यू रेशियो दी हुई है, फिर क्या कह रहा है, ऑन दिस डेट बैलेंस शीट शोड डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। अभी मैंने आपको बताया नेगेटिव आइटम है, ये डेबिट बैलेंस है ना, ये बटेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डेट क्या है, 31 मार्च 2018 मार्च 31, ये बटेगा तो जाते जाते क्या कर जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल कम कर जाएगा। मीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोपाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन है, फरहान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, कितना है बेटा, 30,000 का है। ओल्ड रेशियो बटेगा, ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2:1। 6 से इसको डिवाइड करो, 5 5 थी या 15, 5 दूनी 10 और 5 1 5। बेटे मैं अभी नरेशन नहीं लिख रहा, ठीक है। क्या लिखोगे आप, नरेशन बीइंग रेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। क्यों लिख रहा, आप समझ सकते हो, जगह थोड़ी कम है। आगे क्या है, कॉन्टीजेंसी रिजर्व। अब कॉन्टीजेंसी रिजर्व बेटा पॉजिटिव आइटम है ना, रिजर्व है, क्रेडिट बैलेंस है, खुद तो हो जाएगा डेबिट और पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो क्या एंट्री बन जाएगी, सेम डेट पर मार्च 31, है ना, कॉन्टीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मीतास कैपिटल अकाउंट, टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट और टू फरहान्स कैपिटल अकाउंट, है ना। 9,000 ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2:1, ठीक है जी। 9,000 को 6 से डिवाइड करो बेटा, 15 6 90, तो 1500 इंटू 3 4500, 1500 इंटू 2 3,000 और 1500, ये हो गई हमारी सेकंड एंट्री। तीसरी एंट्री की हमने पूरी तैयारी करी हुई है, गुडविल की एंट्री मारनी, प्रेजेंट गुडविल की, है ना। एम ना सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है, फरहान कर रहा है गेन, तो फरहान हो जाएगा डेबिट और गोपाल हो जाएगा क्रेडिट। एंट्री क्या बन जाएगी, फरहान्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। तो क्या बन गई एंट्री, ओ एंट्री का अमाउंट क्या है, 16,000 16,000 16,000 और 16,000, ठीक है जी। बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल डन ऑन चेंज इन PSR, यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, बीइंग, अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूटेड इन, लिख देना बेटा आप, कोई बात नहीं, है ना, बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा इस टाइम कंजस्टेड, ठीक है जी। समझ में आ गई ना बात, तो सिंपल था क्वेश्चन, ये वही बातें हो रही हैं, तीनों क्वेश्चन जो हमने करे। नेगेटिव आइटम है, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, डेबिट बैलेंस है, खुद तो हो जाएगी क्रेडिट, और नेगेटिव आइटम बटेगी तो पार्टनर्स की कैपिटल हो जाएगी डेबिट, ठीक है जी। तो आसान ट्रीटमेंट है बेटा, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, है ना, रिजर्व्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये खत्म होंगे तो डेबिट होंगे, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट होगी, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। एग्जिस्ट, ये प्रेजेंट गुडविल का ट्रीटमेंट हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में कर लिया पहले, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मेन ट्रीटमेंट क्या होता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन खत्म। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो करते हैं जरा। तो बेटे अब हमने ना केस बी करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। क्या टॉपिक क्या है ये, व्हेन रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एक्यूमुलेटेड एटसेट्रा आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जब बोला गया हो कि इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, क्योंकि जब कुछ नहीं बोला गया तो क्या करना है, बांट देना है ना। तो इसको पहले समझेंगे हम, तो मतलब पहले मैं इसकी एंट्री नहीं बताऊंगा, पहले समझेंगे, उसके बाद ताकि आपको अंदर से आवाज़ आए कि हाँ यही एंट्री होनी चाहिए। तो पहले इसको समझने में टाइम लगाते हैं थोड़ा सा। तो देखो बेटा, सपोज
रेशो हम वही लेते हैं, ए बी सी 3 पार्टनर है, उनकी रेशो है 5:3:2, ठीक है। और न्यू रेशो है 4:5:1, ठीक है जी। आपकी बैलेंस शीट में रिजर्व्स पड़े हुए हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस पड़ा हुआ है, तो अभी रिजर्व्स मान लेते हैं। एक ही बात से दोनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी। रिजर्व्स पड़े हुए हैं 1 लाख के, रेशो चेंज हो रही है। अब ये मैं आपको पहले प्रूव कर चुका हूँ कि अगर 1 लाख के रिजर्व्स यहाँ पर आ रहे हैं तो पक्की बात है, चाहे ये पैसा 1 साल में इन्होंने इकट्ठा करा हो यहाँ पर, चाहे 5 सालों में करा हो या 10 सालों में करा हो, पर पक्की बात है इसमें ए का कंट्रीब्यूशन 5/10 ही है ना। कितना ए का कंट्रीब्यूशन इसमें? 50,000। बी का कंट्रीब्यूशन कितना है इसमें? 30,000। और सी का कितना है? 20,000। रेशो चेंज हो रही है, पर आप कह रहे हो कि जी रिजर्व्स को ना हमने बैलेंस शीट में रखना है एज इट इज, ठीक है। तो बेटा इसमें कितना डाला हुआ है ए ने? 50,000 डाला हुआ है, और आप रेशो चेंज कर रहे हो और आप कह रहे हो भाई तेरा हिस्सा आगे से इसमें कितना होगा? 40,000। बी का कितना होगा? 50,000। सी का कितना होगा? 10,000, है ना। तो अगर बांटने होते फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी ना, हम ए बी सी को तीनों को दे देते 50, 30 और 20 दे देते। अब वो कह रहे थे न्यू बैलेंस शीट में एज इट इज चाहिए। अगर आप एज इट इज करोगे तो ए तो 10,000 के घाटे में आ जाएगा, और बी 20,000 के फायदे में आ जाएगा, और सी 10,000 के घाटे में आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसको हम दो तरह से डील कर सकते हैं। एक तो भाई पहले ना इसको बांट दो ओल्ड रेशो में। क्या करो? बांट दो। क्या एंट्री आ जाएगी? रिजर्व्स डेबिट टू ए टू बी टू सी, 1 लाख। ए को दे दो भाई, तूने 50 डाला था ना, बी ने 30 डाला था, सी ने 20 डाला था, ठीक है। अब इस एंट्री के बाद टेक्निकली रिजर्व्स अब बैलेंस शीट में नहीं है, पर हमें तो बैलेंस शीट में चाहिए सेम अमाउंट के। तो भाई दोबारा क्रिएट कर दो, अब नई रेशो के हिसाब से पैसा डाल दो इसमें। तो ए बी सी कितना पैसा डालेंगे? ए डालेगा अब 40, बी डालेगा 50, सी डालेगा 10, ठीक है जी। और रिजर्व्स हो जाएंगे क्रेडिट 1 लाख से। अब कोई दिक्कत नहीं है किसी को, है ना, क्योंकि ए को 50 मिल गया, पर वापस कितना लिया उससे? 40। तो या तो ये ट्रीटमेंट करेंगे हम, पर ऐसे में नॉर्मली एक एंट्री पास करी जाती है, एग्जामिनर भी एक एंट्री प्रेफर करता है। तो इसका नेट इफेक्ट देखो, पहले 2 एंट्री इन दोनों एंट्री का नेट इफेक्ट देखते हैं। रिजर्व्स डेबिट हुआ और क्रेडिट हुआ, कट गया रिजर्व से रिजर्व्स। ए क्रेडिट हो रहा है 50,000 से, पर डेबिट हो रहा है 40,000 से। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? ए क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, बी क्रेडिट हो रहा है 30 से, पर डेबिट हो रहा है 50 से। तो बी डेबिट कितने से हो रहा है? 20,000 से, ठीक है ना। सी क्रेडिट हो रहा है 20 से, पर डेबिट हो रहा है 10 से। तो अल्टीमेटली सी हो रहा है क्रेडिट 10,000 से। क्या नेट इफेक्ट आ गया? बी 20,000 से डेबिट हो रहा है, और ए और सी 10,000 से क्रेडिट हो रहे हैं। तो यही चीज हमें दूसरे तरीके से करनी है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे? सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे, है ना, जैसे हमने प्रेजेंट गुडविल में करा था ना। सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ए का सेक्रीफाइस? 5/40 माइनस 5/10 माइनस 4/10, 1/10 आ जाएगा। बी का क्या आ जाएगा? 3/10 माइनस 5/10 माइनस 2/10, ये गेन आ गया। सी का 2/10 माइनस 1/10 सेक्रीफाइस आ गया। इसको रिजर्व के अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और क्या एंट्री मार दो? जो गेन हो रहा है उसको डेबिट कर दो, बी डेबिट हो जाएगा, और ए और सी हो जाएंगे क्रेडिट, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट ये ट्रीटमेंट करेंगे। उससे होगा क्या कि ए ने 50,000 डाला था जैसे आज, बी ने 30,000 डाला हुआ था अब तक, सी ने 20,000 डाला हुआ था, है ना। तो हमने जब ए को 10,000 दे दिया आज ही, है ना, और आगे जाके जब अभी रिजर्व्स बटेंगे तो आगे जाके ए को कितना मिल जाएगा? 40 मिल जाएगा। तो ए का 50 वाला हिसाब पूरा हो जाएगा। बी ने 30 डाला हुआ था, अब आगे जाके जब रिजर्व बटेंगे बी को 50 मिलेगा, नो डाउट 50 मिलेगा, क्योंकि रेशो चेंज हो चुकी है। पर बी से हमने आज 20 ले लिया ना, तो क्योंकि बी ने 30 डाला था तो 50 उसको मिल जाएगा आगे। तो उसने बी ने आज 20,000 दे दिया ना आपको, अब तो आगे वो जाके 50,000 ले सकता है ना, क्योंकि 20,000 वो आगे आज ही आपको दे चुका है। सी ने 20 डाला था, 10 सी को आज ही मिल गया, और आगे जाके जब रिजर्व्स बटेंगे तो 40 50 10 आगे जाके सी को 10 मिल जाएगा। तो वो बिल्कुल उसी पोजीशन पे आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, जहां पे उनको कोई घाटा
नहीं हो रहा है ना। तो ट्रीटमेंट क्या हुआ इसका, अगर रिजर्व्स बैलेंस शीट में हो और कुछ ना बताया हो तो बेटे पिछला वाला ट्रीटमेंट बांट दो इसको, रिजर्व्स डेबिट टू ए बी सी, किस रेशो में, हमेशा ओल्ड रेशो में। पर बैलेंस शीट में पड़े हो और मतलब और पर बैलेंस शीट में हो और आगे भी आपको बैलेंस शीट में चाहिए हो तो क्या करो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि बी का शेयर बढ़ रहा है ना, तो और ये फायदे वाली आइटम है तो फायदे में भी बी का शेयर बढ़ रहा है, तो बी कंपनसेट करेगा उनको जिनका शेयर कम हो रहा है ना, जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो एंट्री क्या बन गई, क्रक्स क्या निकला, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, है ना। आ रही बात समझ। तो अगर रिजर्व्स पड़े हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पड़े हो, तो जिसका शेयर आगे बढ़ने वाला है वो फायदे में आने वाला है, तो उसको कर दो डेबिट, और जिनका शेयर कम हो रहा है उनको कर दो क्रेडिट, फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये पहला ट्रीटमेंट करा हमने किसका, अगर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दिए हों बैलेंस शीट में पर उनको डिस्ट्रीब्यूट ना करना हो। कैसे बोलेगा जी उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, या करेगा जी उनको डिस्टर्ब नहीं करना, या बोलेगा विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज, या बोलेगा देयर वैल्यूज आर नॉट टू बी अफेक्टेड, या बोलेगा व्हेन दीज आर टू बी रिटेन्ड इन द बुक्स। भाई साहब इनमें से किसी भी नाम से आपको बोल सकते हैं, आपने पहचानना है बस कि ये वही सिचुएशन है जब रिजर्व्स बटने नहीं है। तो ट्रीटमेंट क्या निकला, सैक्रिफाइस और गेन निकालो पार्टनर्स का, रिजर्व के अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो, हिट कर दो और एंट्री मार दो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, कैलकुलेट सैक्रिफाइस और गेन ऑफ ईच पार्टनर, मल्टीप्लाई और हिट द फ्रैक्शंस विद द अमाउंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड पास द फॉलोइंग एंट्री, क्या, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ये तो बेटा समझाने के लिए है ना, पर हमें क्या करना है, एक सिंगल एंट्री माननी है। ठीक है जी, अल्टीमेटली तो वही इफेक्ट आ रहा है ना, तो हम करेंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो याद रख लो बात, रिजर्व्स अगर दिए हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया हो, है ना, यहाँ पे जो है वो क्रेडिट बैलेंस है, मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, और बोले जी इसको बांटना नहीं है, तो सैक्रिफाइस और गेन निकालना है, फ्रैक्शंस को हिट करना है और एंट्री मार देनी है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब दूसरी सिचुएशन समझते हैं जरा, कि अगर मेरे को एक्यूमुलेटेड लॉस दिया हो, है ना, मेरे को क्या दिया हो, एक्यूमुलेटेड लॉस दिया हुआ सपोज 60,000 का, ठीक है, और रेशो हो रही है चेंज, वही रेशो लेते हैं हम, है ना, ए बी सी की क्या थी रेशो, 5:3:2 थी, और अब हो रही है उनकी रेशो 4:5:1। अब सोचो बेटा ये क्या चीज़ है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, ये वो लॉसेज हैं जो पहले बढ़ जाने चाहिए थे पर बांटे नहीं आपने किसी भी रीजन से, प्रॉफिट से नहीं थे या जो भी था। अगर बटे होते तो इससे ए बी और सी की कैपिटल कम हुई होती या नहीं होती, है ना। और अब रेशो चेंज हो रही है और कुछ नहीं बताया हुआ था, तो बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, इसको बांट दो पुरानी रेशो में, जो हमने पिछले अभी कॉन्सेप्ट में समझा कि भाई ए बी सी की कैपिटल को कम कर दो और पी एन एल को खत्म कर दो। पर वो कहे जी मुझे ना न्यू बैलेंस शीट में भी चाहिए, हमें न्यू बैलेंस शीट में भी चाहिए, तो एक तो वही ट्रीटमेंट जो मैंने पहले बताया कि भाई पहले इसको खत्म कर दो फिर दोबारा खड़ा कर दो, है ना। पर जो करना है हमें, मैं सीधा उसी की बात करता हूँ इसमें। तो अब आप सोचो कि क्या हो रहा है, पहले अभी इस लॉस में ए का हिस्सा कितना है, 30,000 है, बी का कितना है 18,000 और सी का कितना है 12,000। रेशो अगर चेंज हो गई और न्यू बैलेंस शीट में ये तब भी पड़ा रहा, तो ए का हिस्सा कितना होने वाला है इसमें 24,000, बी का हिस्सा कितना होने वाला है इसमें 30,000 और सी का 6,000। अब सोचो क्या हो रहा है, ए का, सुनो बेटा खाली फिगर्स को ये मत देखो कि 6,000 आ रहा है तो बस ए को घाटा ही होगा ना, ये लॉस भी तो है, ये आइटम क्या है, ये लॉस है, डेबिट बैलेंस है। ए का इस लॉस में हिस्सा 30,000 था, अब रेशो अगर चेंज हो गई और ये बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा तो ए का हिस्सा कितना आ जाएगा इसमें 24,000 का। बी का हिस्सा आज इस लॉस में 18,000 था और रेशो चेंज हो गई तो बी का हिस्सा इस लॉस में कितना आ जाएगा 30,000, बी 12,000 के घाटे में आ रहा है। सी का हिस्सा इस लॉस में 12,000 था और रेशो चेंज हो गई तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा 6,000, सी 6,000 के फायदे में आ रहा है, ए और सी 6,000 के फायदे में आ रहे हैं। तो अब देखो क्या हो रहा है, जबकि बी का शेयर बढ़ रहा है तो बेटा लॉस में भी तो बी का शेयर बढ़ जाएगा, अब बी आ रहा है घाटे में। अब किसको कंपनसेशन चाहिए, आप खुद सोचो कौन किसको कंपनसेट करेगा कि जिससे किसी को नुकसान ना हो, तो ए और सी करेंगे किसको कंपनसेट, बी को। तो क्या एंट्री बन जाएगी, ए डेबिट सी डेबिट टू बी। अरे ये क्या हो गया, जिसका शेयर बढ़ रहा है उसको कंपनसेशन मिल रहा है, हाँ,
क्योंकि बेटा ये लॉस वाली आइटम है, तो जिसका शेयर बढ़ रहा है उसको कंपनसेशन मिल रहा है। कौन दे रहा है कंपनसेशन? जिनका शेयर आगे जाके कम हो रहा है, शेयर कम हो रहा है ना ए का और सी का। तो कॉन्सेप्ट क्या बना? कौन डेबिट हो रहे हैं? डेबिट हो रहे हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। क्रेडिट कौन हो रहा है? बी। बी कौन है? गेनिंग पार्टनर है या नहीं है? तो एंट्री क्या बन गई? सैक्रिफाइसिंग डेबिट टू गेनिंग। तो लेसन क्या हुआ? अच्छा फिर मतलब करना कैसे है इसको? सबसे पहले इसको हम ऐसे थोड़ी करेंगे, इतना सारी फिगर्स लिख लिख के थोड़ी देखते रहेंगे। करना वही तरीका है कि सैक्रिफाइस और गेन निकालो, है ना। ए का सैक्रिफाइस कितना आया था अभी? 1/10 आया था, 5/10 माइनस 4/10, है ना। बी का क्या आया? 3/10 माइनस 5/10। बी का आ रहा है गेन और सी का आ रहा है सैक्रिफाइस। तो करना क्या है? वही सैक्रिफाइस और गेन निकालो। फ्रैक्शंस को इस लॉस के अमाउंट पे हिट कर दो, है ना। अमाउंट्स आ जाएंगे रेडीमेड आपके 6000 माइनस 12000, 6000। पर अब कॉन्सेप्ट क्या है? एंट्री क्या माननी है? सैक्रिफाइसिंग को डेबिट करना है और गेनिंग को क्रेडिट करना है। तो एंट्री आ गई ए डेबिट सी डेबिट टू बी, है ना। तो अभी तक हमने दो चीजें समझ ली कि अगर यहां पर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हों और वो एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में लेके जाने हैं, तो क्या करना है? सैक्रिफाइस और गेन निकालना है, फ्रैक्शंस को हिट करना है और क्या एंट्री मार देनी है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। कोई एक्यूमुलेटेड लॉस पड़ा हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पड़ा हो और आपको न्यू बैलेंस शीट में उसको कैरी करना है ना, तो क्या एंट्री मार देनी है? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। समझ गए बेटा बात? क्योंकि मैं अब आगे आपको एक लेवल पे लेके जाना है। पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। किस किस फॉर्म में आपको बोल सकते हैं? तो हेडिंग है व्हेन एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। वो कहेगा जी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, या कहेगा डिस्टर्ब नहीं करना, या कहेगा जी इनके बुक वैल्यूज को अफेक्ट नहीं करना, या बोलेगा देयर बुक वैल्यूज आर नॉट टू बी ऑल्टर्ड। ऑल्टर्ड का मतलब क्या होता है? चेंज। इनके बुक वैल्यूज को चेंज नहीं करना, मतलब बैलेंस शीट में एज इट इज ही है। बेटा बैलेंस शीट में तो एज इट इज नजर आएगा आपको, पर उसके पीछे का काम तो करना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि कोई फायदे में आ रहा है और कोई घाटे में आ रहा है। या बोलेगा व्हेन दीज आर टू बी रिटेन्ड इन द बुक्स, बुक्स में एज इट इज सही है, तो दैट डजंट मीन कि हमें कोई काम नहीं करना। क्या करना है हमें? सैक्रिफाइस और गेन निकालो। फ्रैक्शंस जो भी आ रहे हैं उनको हिट कर दो एक्यूमुलेटेड लॉस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के अमाउंट से। पर एंट्री क्या माननी है इस टाइम? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। समझ में आ रही है बात? तो अगर मेरे को कोई पॉजिटिव आइटम दी हो जैसे रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, तो क्या एंट्री माननी है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और कोई नेगेटिव आइटम दिया तो क्या एंट्री माननी है? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ठीक है बेटा, ये चीज बेटा टाइम लेती है, और जब मैं लाइव क्लास में कराता हूँ ये चीज़ तो बच्चों से कई बार पूछता हूँ तो वो जाके पक्का होता है। वीडियो में बार बार नहीं कर सकते हैं ना, रेपिटेशन बहुत हो जाएगी, तो आपको अच्छे से समझना है ना। तो एक चीज़ और समझते हैं, ये चीज़ें मैं पूछता हूँ तो बच्चे शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, है ना। तो देखो बेटा, अगर रिजर्व दिए मैं 1 लाख के, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, और मैं आपसे पूछूं क्या ट्रीटमेंट होना है, तो अभी ताज़ा ताज़ा ये हम समझ के आते हैं ना, बच्चे कहते हैं सर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। मैंने कहा अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। अगर इसके बारे में कुछ नहीं बताया हुआ तो क्या ट्रीटमेंट होना है? तो उसको बांट दो, जो हमने केस ए में समझा। क्या एंट्री हो जाएगी? रिजर्व्स डेबिट टू ए बी और सी। इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ, इसको भी बांट दो। क्या एंट्री हो जाएगी? ए बी सी टू पी एन एल। इसको बुक्स में रखना है पर इसके बारे में कुछ नहीं बताया, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइस और गेन निकालो, फ्रैक्शंस को हिट करो और एंट्री मारो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और इसको बांट दो नॉर्मली, है ना, ए बी सी टू पी एन एल। इसको बुक्स में रखना है पर इसके बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, तो बेटा सैक्रिफाइस और गेन निकालो, फ्रैक्शंस को हिट करो और क्या एंट्री मारोगे? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। इसको रिटेन करना है ना बुक्स में, और ये लॉस वाली आइटम है, तो क्या एंट्री है? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। और इसके बारे में कुछ नहीं बताया तो इसको बांट दो, रिजर्व्स टू ए बी सी, है ना। क्योंकि अब हम पहले वाला कॉन्सेप्ट भी सीख चुके हैं और ये वाला कॉन्सेप्ट भी सीख चुके हैं। अब मैं आ रहा हूं एक नई लेवल पे। आपको बैलेंस शीट में रिजर्व्स भी दिए हुए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है 60,000 का। ये क्या चीज है? दिस इज एक्यूमुलेटेड लॉस।
और मुझे दोनों ही न्यू बैलेंस शीट में चाहिए। तो बेटे एक तो तरीका है, 1 लाख के ऊपर क्या एंट्री मारो, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ऑब्वियसली सेक्रीफाइस और गेन निकालूंगा मैं। और 60,000 के ऊपर क्या एंट्री मारो, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। क्लियर है ना ये बात? पर बेटा ये टाइम ज़्यादा लगेगा और एग्जामिनर भी यहाँ आपसे क्या प्रेफर करेगा कि आप ना इनका नेट कुछ करो कि असर वही आए। आप खुद करके देखना है इसको आराम से। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग इसका करो और सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग इसका करो, या एक काम करो, ये पॉजिटिव आइटम है ना, 1 लाख में से ना 60,000 को माइनस कर दो, 40,000 आ रहा है। 40,000 अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव आइटम है, ये क्रेडिट आइटम है, इससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है। ये नेगेटिव आइटम है, इससे पार्टनर की कैपिटल कम होती है। तो नेट तो हम पॉजिटिव में बैठे हैं ना, तो 40,000 के ऊपर ही सेक्रीफाइस और गेन निकालो और फ्रैक्शंस को हिट कर दो और क्या एंट्री मार दो, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। आ रही बात समझ? ये हमारा अगला स्टेप है, जो अगला हमने तीसरा केस समझना है ना। और सपोज करो ये 1,60,000 होता और रिजर्व्स होते 1 लाख के। मेरे को अभी भी ये दोनों न्यू बैलेंस शीट में चाहिए। तो अब पॉजिटिव आइटम तो 1 लाख है, नेगेटिव आइटम क्या है, 1,60,000। तो 1 लाख माइनस 1,60,000, नेट इफेक्ट क्या आ रहा है? अल्टीमेटली तो हम नेगेटिव में है ना, तो क्या अभी भी हम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग मारेंगे ना? अब हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे और क्या एंट्री मारेंगे, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। आ रही बात समझ, है ना? तो जब मेरे को दोनों चीजें दी हो, इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया हो, इधर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी दिया हो, कोई और रिजर्व्स भी दिया हो, पहले फाइनल सबका नेट इफेक्ट निकालो। इधर रिजर्व्स वाले आइटम्स को, पॉजिटिव आइटम्स को प्लस कर दो, इधर जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिए हुए हैं ना, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है, उनको माइनस कर दो। देखो जी नेट इफेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो एंट्री मार दो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और नेगेटिव है तो एंट्री मार दो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। इतनी बात समझ में आ गई ना? तो एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ। अब आप एक बात सोचो जरा, प्रेजेंट गुडविल का क्या ट्रीटमेंट था? प्रेजेंट गुडविल का क्या ट्रीटमेंट सीखा था हमने? प्रेजेंट गुडविल का ट्रीटमेंट सीखा था यही, सेक्रीफाइस और गेन निकालो, फ्रैक्शंस को हिट करो और एंट्री मार दो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब बेटा समझो जरा, क्वेश्चन में अगर ये भी दिया हो, ये भी दिया हो और प्रेजेंट गुडविल भी दिया हो, सपोज 15,000, तो इसका ट्रीटमेंट है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, इसका ट्रीटमेंट है सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, और प्रेजेंट गुडविल का ट्रीटमेंट है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो इसका भी मतलब वही वाला ट्रीटमेंट है ना जो रिजर्व्स का ट्रीटमेंट होता है। तो प्रेजेंट गुडविल को भी ना आप नेट इफेक्ट में ऐड कर दो, फिर देखो फाइनल नेट इफेक्ट क्या आ रहा है। फाइनल नेट इफेक्ट अभी भी पॉजिटिव है, हो सकता है ये नेगेटिव में आप बैठे होते पर गुडविल ऐड करने के बाद आप पॉजिटिव में आए थे। तो इस फाइनल नेट इफेक्ट पे सेक्रीफाइस और गेन निकालोगे और फ्रैक्शंस को हिट करके एंट्री मारोगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अगर ऐसी भी सिचुएशन थी, है ना, इसमें भी आप प्रेजेंट गुडविल को ऐड कर दो, प्रेजेंट गुडविल को ऐड कर दो। अल्टीमेटली नेगेटिव पे हो ना अभी भी आप, हो सकता है पहले नेगेटिव पे थे पर प्रेजेंट गुडविल 1 लाख के दी थी तो आप पॉजिटिव पे आए थे। तो प्रेजेंट गुडविल ऐड करने के बाद देखना फाइनली कि नेट इफेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, और पॉजिटिव है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी, है ना? तो मैंने जो बातें बताई मैं सम अप कर दूं जरा, कि अगर आपको रिजर्व्स दिए हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया हो जो कि होते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, और अगर ये ना बांटने हो, सेक्रीफाइस और गेन निकालो, फ्रैक्शंस को हिट करो इनके अमाउंट पे और एंट्री मार दो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक है? एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिए हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया हो, है ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हो, ये वैसे उसी का एग्जांपल है। और हमें न्यू बैलेंस शीट में वो चाहिए हो, सेक्रीफाइस और गेन निकालो, फ्रैक्शंस को हिट करो और एंट्री का मार दो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। ठीक है? फिर मैंने बात करी कि दोनों ही दिए हो और दोनों ही हमें न्यू बैलेंस शीट में चाहिए हो, तो बेटा इनका नेट इफेक्ट निकालो, क्योंकि ये पॉजिटिव आइटम है, ये नेगेटिव आइटम है। नेट इफेक्ट अगर पॉजिटिव है, और मैंने क्या कहा, प्रेजेंट गुडविल भी उसमें ऐड कर दो, फिर देखो नेट इफेक्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है। उसके बाद भी नेट इफेक्ट अगर पॉजिटिव है, सेक्रीफाइस और गेन निकालो, फ्रैक्शंस को हिट करो और एंट्री का मारो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। कुछ ऐसा दिया हो, है ना, पॉजिटिव आइटम कम है, नेगेटिव आइटम बढ़ी है, नेट इफेक्ट नेगेटिव आ रहा है, फिर उसमें प्रेजेंट गुडविल ऐड करो, फिर चेक करो नेट इफेक्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है। नेगेटिव है तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, पॉजिटिव है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। बेटा बस इतनी सी बातें हैं, ध्यान से समझोगे, दोबारा देख लेना पीछे जाके,
तो बात ये पक्की हो जाएगी, है ना, कभी भूलोगे नहीं। तो ये चीज़ मैंने बड़े कायदे से लिखवाई है, तो ज़रा इसको समझते हैं हम, है ना, क्योंकि जो हमने लिखा हुआ हमें वो समझ में आना चाहिए। तो इसको आप नोट करना आराम से स्क्रीनशॉट लेके, है ना। कह रहे हैं व्हेन रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा आर गिवन एंड दे आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटने नहीं है या उनको डिस्टर्ब नहीं करना। या कैसे कहेगा जी, देयर वैल्यूज आर नॉट टू बी चेंज और ऑल्टर्ड, है ना, देयर वैल्यूज आर नॉट टू बी चेंज और ऑल्टर्ड, या विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज, या क्या कहेगा when they are to be retained in the books। इनमें से कुछ भी बात कह दे, आपको हिंट मिल गया बस कि भाई अब देखो पहले तो एक एक आइटम थी ना, या खाली पॉजिटिव आइटम थी, फिर हमने बाद में करा या खाली नेगेटिव आइटम थी। अब दोनों तरह के आइटम दिए तो मुझे क्या बनानी पड़ेगी, स्टेटमेंट शोइंग नेट इफेक्ट। रिजर्व्स पॉजिटिव आइटम है, ऐड कर दो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया हुआ ऐड कर दो, एक्यूमुलेटेड लॉस हो तो माइनस कर दो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो तो माइनस कर दो। प्रेजेंट गुडविल का ट्रीटमेंट भी क्या है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, उसको ऐड कर दो। अब देखो फाइनल नेट इफेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। इसके बाद क्या करोगे, सैक्रिफाइस और गेन निकालो। नेट इफेक्ट अगर पॉजिटिव है, फ्रैक्शंस को उस नेट इफेक्ट पे हिट करो, है ना, और एंट्री क्या मार दो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और नेट इफेक्ट अगर नेगेटिव है, फ्रैक्शंस को उस नेट इफेक्ट पे हिट करो और एंट्री मार दो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। बेटा इतनी सी बात है, पहली बार समझ रहे हो, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, मैं पहले बता के चल रहा हूँ। आप दोबारा सुन लेना ना इन सारी मेरी बातों को, बहुत पक्का हो जाएगा। मजाक नहीं कर रहा, पहले मैंने हर कॉन्सेप्ट में नहीं बोला आपको ऐसा कि दोबारा सुन लेना। यहाँ पर एक बार ये घुसने की बात है भेजे में, चीज़ वही हो रही है, खाली ये दिया हुआ है बैलेंस शीट में रिटेन करना है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। खाली ये दिया हुआ है बैलेंस शीट में रिटेन करना है, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। दोनों दिए हुए हैं, बैलेंस शीट में रिटेन करने हैं, है ना, नेट इफेक्ट निकालो, और गुडविल दी हुई है उसको भी इसमें ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। पॉजिटिव है नेट इफेक्ट तो, नेगेटिव है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। इतनी सी बात है। तो अब इसके ऊपर एक दो इलस्ट्रेशन दिखाता हूँ मैं आपको, फिर एक आधा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बेटा। तो इलस्ट्रेशन 13 देखते हैं बेटा, है, और ध्यान क्या देना है पहले कि कहाँ से पता चल रहा है कि ये वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैंने क्या बताया, कुछ ना बताया हो तो बांट देना फिर तो, है ना, वो हमने करा था पिछले कॉन्सेप्ट में भी। तो कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। ऑन दैट डेट जनरल रिजर्व शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 72,000। यहाँ तक अभी कुछ पता नहीं चला। इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द जनरल रिजर्व, बस बेटा यही बात है, मतलब बांटना नहीं है। कह रहा है इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द जनरल रिजर्व इट वाज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री रिफ्लेक्टिंग द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी। अब जनरल रिजर्व तो पॉजिटिव आइटम होती है ना, क्या करोगे आप, सैक्रिफाइस और गेन निकालोगे और फ्रैक्शंस को हिट करोगे और क्या एंट्री मारोगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो बेटा हमने निकाला सैक्रिफाइस, सी का गेन आ रहा है, इन फ्रैक्शंस को हिट करा 72,000 पे, देखो 72,000 इंटू 1/24 क्या आएगा, 3,000 आएगा। यहाँ पर भी 3,000 आएगा, यहाँ पर 6,000 आएगा। तो क्या एंट्री है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो सी हो जाएगा डेबिट और ए और बी हो जाएंगे क्रेडिट। ठीक है ना। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन 14। कह रहा है डी ई एन एफ आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। They decide to share profits and losses in the ratio of 2:3:5 with effect from 1 April 2020. They also decided to record the effect of the following without affecting their book values. बस बेटा यही हिंट चाहिए था हमें। इससे क्या पता चल रहा है कि बांटना नहीं है उनको, बाय पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री। जनरल रिजर्व क्रेडिट आइटम है, पॉजिटिव आइटम है। कॉन्टीजेंसी रिजर्व भी पॉजिटिव आइटम है। प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट बैलेंस है, क्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ये भी पॉजिटिव आइटम है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नेगेटिव आइटम है ना। क्या करना पड़ेगा मुझे, स्टेटमेंट शोइंग नेट इफेक्ट बनानी पड़ेगी। पॉजिटिव आइटम्स को प्लस कर दो, नेगेटिव आइटम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को माइनस कर दो। नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना। क्या करोगे बताओ, आप खुद सोचो। सैक्रिफाइस और गेन निकालोगे, फ्रैक्शंस को हिट करोगे और क्या एंट्री मारोगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो सैक्रिफाइस डी का आ रहा है, एफ का आ रहा है गेन। फ्रैक्शंस को हिट करा 1.5 लाख पे, है ना। एफ हो गया डेबिट, डी हो गया क्रेडिट। और इसमें अगर सॉरी एंट्री आपको दिख नहीं रही थी, है ना। तो एफ हो गया डेबिट
और डी हो गया क्रेडिट। वही बात बनी ना, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। पर अगर ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस सपोज करो 3 लाख का होता तो यहाँ बेटा -50,000 आया था, तब एंट्री क्या माननी थी, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। ऐसी इलस्ट्रेशन है नहीं, शायद क्वेश्चन भी नहीं है, बट आप प्रिपेयर हो, मैंने आपको करके दिखाया अभी समझाते वक्त, आ सकता है, ठीक है ना। तो अब इसके ऊपर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर हमारा रिजर्व्स का कॉन्सेप्ट खत्म। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और IFR के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, है ना। अभी भी ऑलरेडी लंबा होने वाला मुझे लग रहा है। क्वेश्चन 17 पढ़ते हैं बेटा जरा। कह रहे हैं एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ऑन 31 March 2020 देयर बैलेंस शीट शोड जनरल रिजर्व ऑफ 60,000. It was decided that in future they will share profits and losses in the ratio of 3:2. अभी क्या रेशियो है, 2:1. Past necessities and entry in each of the following alternative cases. पहला, when general reserve is not to be shown in the new balance sheet. फिर तो बेटा सीधा बांट रहे हैं हमें किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। दूसरा, when general reserve is to be shown in the new balance sheet. जनरल रिजर्व पॉजिटिव आइटम है तो क्या करूंगा मैं, सेक्रीफाइस और गेन निकालूंगा, फ्रैक्शंस को हिट करके क्या एंट्री मारूंगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो करते हैं बेटा जरा, है क्वेश्चन नंबर 17। तो मैं क्या करता हूं, पहले 2 एंट्री के लिए जगह छोड़ते हैं, वर्किंग नोट्स खोलते हैं, ठीक है जी। फॉर्मेट बनाता हूँ, पहली एंट्री मार दूंगा, दूसरी एंट्री का वर्किंग नोट से लिंकेज है, उसको साथ के साथ हाथ के हाथ कर लेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, फॉर्मेट बन गया हमारा, है ना। फर्स्ट केस में क्या कह रहा है वो, अच्छा डेट क्या दी हुई है, 31 मार्च 2020 मार्च 31। फर्स्ट केस में तो जनरल रिजर्व को बांटना है सिंपली, है ना। तो क्या हो जाएगा, जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जनरल रिजर्व बटेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, वो हो जाएगी क्रेडिट। जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, ये खुद खत्म होगा तो हो जाएगा डेबिट। टू एक्सेस कैपिटल टू वाइस कैपिटल, ठीक है जी। कितना अमाउंट है बेटा, 60,000 है, और ओल्ड रेशो क्या है, 2:1, ठीक है जी। तो ये हो गया 40,000 और 20,000, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड PSR, ठीक है जी। सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले सेक्रीफाइस और गेन निकालना पड़ेगा ना। तो एक्स का सेक्रीफाइस, क्या रेशियो है इनकी, ओल्ड 2:1 और न्यू क्या है 3:2। तो एक्स का सेक्रीफाइस आ गया बेटा 2/3 - 3/5। एलसीएम ले लो 15, 5 2 = 10, 3 3 = 9, 1/15। वाई का सेक्रीफाइस, अब पक्का गेन आएगा, इतना ही आएगा, 1/3 - 2/5, 5 - 3 × 2 6 -1/15। तो x का आ रहा है सेक्रीफाइस, y का आ रहा है गेन, और अमाउंट कितना रिजर्व का 60,000। तो क्या करूंगा मैं, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, 15 चौके 60, और एंट्री क्या मारूंगा, गेनिंग टू, यहाँ लिखो माइनस और यहाँ लिखो गेन, क्या एंट्री मारूंगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो y हो जाएगा डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। तो बेटा सिंपल है ना, वैसे तो समझ आ जाए तो 4,000 और 4,000, बीइंग एडजस्टमेंट entry passed as general reserve is to be shown in new balance sheet। अब बेटा एक और कॉन्सेप्चुअल बात समझो जरा, जब फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे ना वहां पर ये नॉलेज काम आएगी। इस वाला अगर ये वाला केस लग रहा है तो देखो जनरल रिजर्व आपने बांट दिया है, क्या अभी न्यू बैलेंस शीट में आएगा, बच्चे के बारे पूछते हैं ना, शुरू में क्लैरिटी नहीं होती तो
सर अब ये बैलेंस शीट में आएगा नहीं आएगा, बेटा जब आपने बांट दिया और ये खत्म हो गया तो बैलेंस शीट में कैसे आएगा? इस एंट्री में देखो जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में था और एंट्री में ना आपने जनरल रिजर्व को डेबिट करा ना क्रेडिट करा, जनरल रिजर्व जो का त्यो पड़ा हुआ है ना, तो अब न्यू बैलेंस शीट में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने तो वाई और एक्स में एडजस्टमेंट कर दी ना पार्टनर्स के थ्रू, जनरल रिजर्व तो मैंने डेबिट करा ही नहीं, तो वो खत्म ही नहीं हुआ, तो न्यू बैलेंस शीट में तो आएगा ही आएगा। तो ये भी एक क्राइटेरिया है, समझ आई हो तो यहाँ से भी बात पक्की हो जाती है। ठीक है जी, तो अब करते हैं बेटा एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं बेटा। कह रहे हैं एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। They decide to share future profits and losses in the ratio of 2:3:5 with effect from 1st April 2020. They also decide to record the effect of the following accumulated profits, losses and reserves without affecting the book values by passing a single entry. यहाँ से पता चल गया ना कि मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, लिखवाया था ना मैंने लैंग्वेज में। तो अब क्या करना पड़ेगा, इनका नेट इफेक्ट निकाल के देखना पड़ेगा। पॉजिटिव आएगा फ्रैक्शंस को हिट करूंगा तो एंट्री मारूंगा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, नेट इफेक्ट अगर नेगेटिव आएगा तो एंट्री का मारूंगा सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ठीक है जी, तो एंट्री की जगह छोड़ते हैं और वर्किंग नोट में बनाते हैं स्टेटमेंट शोइंग नेट इफेक्ट। एक ही एंट्री आनी है। तो क्वेश्चन 20, तो पहले जरा वर्किंग नोट बना लेते हैं, है ना, वर्किंग नोट्स। तो पहले बनाते हैं स्टेटमेंट शोइंग नेट इफेक्ट। ठीक है जी, ये मैं अभी ऐसे बना देता हूँ, छोटी सी बननी है, अमाउंट पर्टिकुलर्स। ठीक है बेटा, क्या क्या दिया हुआ है हमें? हमें दिया हुआ है जनरल रिजर्व। अब बताओ जनरल रिजर्व पॉजिटिव में लिखूंगा या नेगेटिव में लिखूंगा? मैं क्या कहा, पॉजिटिव, बिल्कुल सही। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में चढ़ गई होगी बात, कईयों को भी टाइम लगता है शुरू शुरू में। क्रेडिट बैलेंस है तो बेटा ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स है तो पॉजिटिव चीज़ है, ये वो वाला प्रॉफिट एंड लॉस है जो लाइबिलिटी साइड पर अपीयर होता है। कितना दिया हुआ है? 24,000, तो इसको भी मैं पॉजिटिव ही लिखूंगा ना। ठीक है जी, देन दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब ये कहाँ पर अपीयर होता है? एसेट पे, है ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, फिक्टिशियस एसेट है ये, तो ये तो नेगेटिव आइटम है। कितना है ये? 12,000, तो यहाँ लगा देते हैं ब्रैकेट। ठीक है जी, अब देखो नेट इफेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? 24 और 6 30 में से 12 गए 18,000, तो ये तो नेट इफेक्ट पॉजिटिव आ गया ना। तो मतलब हमारी एंट्री क्या माननी पड़ेगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब अगला काम क्या है? सैक्रिफाइस और गेन निकाल लेते हैं जरा। 3 पार्टनर है, यहाँ लिख दो रेशो एक्स वाई और जेड। क्या रेशो है इनकी पुरानी? 5:3:2 और न्यू रेशो क्या है? 2:3:5। ठीक है बेटा, एक्स का सेक्रीफाइस 5/10 माइनस 2/10 कितना आ गया? 3/10। वाई का सेक्रीफाइस 3/10 माइनस 3/10। लो जी, नाइदर गेन नॉर सेक्रीफाइस। दिख भी तो रहा है बेटा यहाँ पर, देखो 3/10 था, अभी भी 3/10 है। और z का यहाँ कर देता हूँ। अब z का क्या आएगा? गेन आएगा पक्का, जितना इसका सेक्रीफाइस आ रहा है उतना ही उसका गेन आएगा। तो 2/10 माइनस 5/10 माइनस 3/10। ठीक है ना, तो मैंने क्या कहा था? सेक्रीफाइस और गेन निकालो, फ्रैक्शंस को नेट इफेक्ट के अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया? 18 3 54। ठीक है ना, इसका भी इतना ही आएगा, माइनस 3/10 इंटू 18,000 माइनस 5400। तो एंट्री क्या बनी? दिख रही है वैसे तो एंट्री यहाँ पर। z को कर दो डेबिट, पॉजिटिव है ना, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। z को कर दो डेबिट और x को कर दो क्रेडिट। फॉर्मेट बनाता हूँ और एंट्री फिट करते हैं। ठीक है जी बेटे, पहले भी मैंने कहा था मैं फॉर्मेट बार बार इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको भी ना फॉर्मेट की इम्पोर्टेंस पता चले। एंट्री मांगी हुई है तो आपको बिना फॉर्मेट के नहीं देनी है ना। तो बेटे फॉर्मेट बन गया है, एंट्री का सारा हमारा मसाला तैयार है, बस हमने फिट करनी है। डेट क्या है जी? 1 अप्रैल 2020, तो 2020 अप्रैल 1, है ना। तो z को करना है डेबिट, जेड्स कैपिटल
अकाउंट डेबिटेड टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, कितना 5400 बीइंग adjustment made for general reserve, profit and loss account and advertisement suspense। ठीक है जी, खत्म हो गया क्वेश्चन और ये टॉपिक भी खत्म हो गया हमारा। अब हमारा रह गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और आईएफआर। वो बेटा मैंने पहले इसलिए भी नहीं करवाया क्योंकि उसमें ना एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट का यूज़ आएगा। तो पहले मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट समझाऊंगा आपको, फिर मैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और आईएफआर समझाऊंगा, है ना, ताकि रिवैल्यूएशन की नॉलेज आपको उससे पहले ही हो। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। इसको बहुत अच्छे से करना। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।